नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन क्लास 10th के मैथ सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपन देखने वाले हैं कि मैथ सिलेबस में कौन सा टॉपिक कहां से आने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। इस प्रकार से अपन सारी चीजें डिटेल से करने वाले हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं अपन अपनी क्लास की। तो साथियों, चलते हैं अपने मैथ के टॉपिक नंबर 1 वास्तविक संख्या की ओर। तो वास्तविक संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वास्तविक संख्या बोर्ड एग्जाम में आपके कितने नंबर का आने वाला है। तो ये दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में आपके 4 अंक आपको दिलाने वाला है और ये 4 अंक आपको किस प्रकार हासिल करना है ये मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा साथियों। तो अपन देखते हैं ये जो 4 अंक है इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले, 2 प्रश्न तो पूछे जाने वाले आपको एक एक नंबर के। तो कितने हो गए? 2 प्रश्न एक एक नंबर के, तो 2 नंबर तो हो गए यहां से, और एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको 2 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल कुल कितने नंबर हो गए साथियों? 4 नंबर। अच्छा, अब ये 4 नंबर आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते, एक टॉपिक आपको पूछा जाता है इसके अंदर, एक अंक के लिए पूछा जाता है संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इनके बारे में डिटेल में अपन चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां से 1 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला है साथियों। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले, ये एक अंक गणित का टॉपिक है साथियों, वास्तविक संख्या। तो अंक गणित का टॉपिक है तो अपन यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि अंक गणित में कुल अंक कितने होते हैं। तो अंक गणित में कुल जो अंक होते हैं साथियों, कुल अंक होते हैं 10 साथियों। कैसे? एक तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपके इनको जब ऐड करोगे तो कुल मिलाकर कितने अंक हो जाएंगे? आपके 10 अंक हो जाएंगे। देखो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार आपके अंक गणित में कुल कितने अंक हो गए? 10 अंक। कितने अंक हो गए दोस्तों? 10 डिजिट कुल हो गए। अच्छा, इन 10 अंकों को मिलाकर क्या बन जाती है? आपकी संख्या। दुनिया की सारी संख्याएं इन्हीं 10 अंकों को मिलाने से बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 152, 513। इस प्रकार दुनिया की सारी संख्याएं जो बनती है वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है। अब अपन बात करते हैं जो संख्या है वो संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या जो है साथियों, संख्या 2 प्रकार की होती है। एक संख्या वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो ध्यान रखना साथियों, काल्पनिक संख्या अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव, जैसे -4, अंडर द रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। अच्छा, और उदाहरण लेते हैं, जैसे अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 6, -6। इस प्रकार अंडर द रूट के अंदर जितनी भी संख्या है साथियों, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? अंडर द रूट के अंदर सारी संख्या, अंडर द रूट के अंदर सारी माइनस की संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। अच्छा, तो क्लास 10 के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अंडर द रूट के अंदर जो माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, वो सारी क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर द रूट -4 आपके सामने है, तो इसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता साथियों। अगर इस प्रकार होती कोई संख्या अंडर द रूट 4, तो इसका वर्गमूल निकालना तो बहुत आसान है। अपन इसको डायरेक्ट बोल देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। अंडर द रूट 4 आंसर कितना आ जाएगा? 2। यानी 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर मैं खुद से गुना कर दूं तो अंडर द रूट के अंदर वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन देखो, अंडर द रूट के अंदर -4 अगर संख्या है तो कभी भी आप देख लो, आप इसको करोगे सोल्व, अंडर द रूट के अंदर अगर -4 है तो आप इसको सोल्व करने लगोगे साथियों, तो देखो आप अगर सबसे पहले बोलते हो कि अगर 2 ले लेते हैं सर, तो यहाँ 2 लोगे तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसको खुद से गुणा करे तो क्या अंडर द रूट के अंदर वाली संख्या आ रही है क्या? -4? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें कि -2 लेकर देख लो एक बार। तो जैसे अपन -2 लेते हैं तो -2 को अपन खुद से ही, मतलब -2 से ही गुना करते हैं तो क्या
माइनस का 4 प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। इसका मतलब अंडर द रूट के अंदर जो नेगेटिव संख्या है उनका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, और इसलिए ये क्या हो गई? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर हो गए। बस क्लास 10 के बारे में, क्लास 10 में अपने को इतना ही पढ़ना है साथियों इसके बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं की, कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो आपके एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का इस प्रकार से कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्या बनाती है। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या के कितने प्रकार है। तो इसके फिर से कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार, दशमलव और पूर्णांक। परिमेय संख्याओं को दो चीज मिलकर बनाती है, कौन कौन? एक तो दशमलव, दूसरा पूर्णांक। दशमलव क्या चीज है? संख्याओं के बीच में जो बिंदी होती है साथियों, देखो इस प्रकार, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4.5, तो ये जो बिंदी है इस बिंदी को अपन क्या कहते हैं? दशमलव। तो ये दशमलव संख्या हो गई। 4.5 क्या हो गई? एक दशमलव संख्या। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे, दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे साथियों। अब बात करते हैं अपन पूर्णांक। इसका दूसरा पार्ट क्या है? परिमेय संख्याओं का दूसरा पार्ट है पूर्णांक। तो पूर्णांक किस किस चीज से मिलकर बना होता है? पूर्णांक जो बना होता है ऋणात्मक संख्याओं से, मतलब नेगेटिव नंबर, जैसे माइनस के जो नंबर है, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये जो सारे नंबर है साथियों ये कैसे हो गए? ऋणात्मक संख्या हो गई। दूसरा जीरो, और तीसरा धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जैसे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्या क्या हो गई? 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्या क्या होगी? धनात्मक संख्या। दिखाई तो दे रहा है आपको यहाँ से? धनात्मक संख्या में यहाँ से यहाँ लिख देता हूं ऊपर, 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्या कैसी है? ये सारी संख्या कैसी है? ये सारी संख्या धनात्मक संख्या। अच्छा, और ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर जितनी भी है वो कैसी होगी? ऋणात्मक संख्या। और जीरो। तो पूर्णांक की अगर परिभाषा पूछी जाए आपको तो क्या दोगे? पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं साथियों। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि जो धनात्मक संख्या है उसका एक नाम और है, अपन उसको धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं साथियों। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या। और गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3 से, इस प्रकार स्टार्ट होती है। तो ये धनात्मक संख्या या प्राकृत संख्या। अब जो धनात्मक संख्या है वो फिर से दो भागों में बंटी हुई है, एक तो अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोला जाता है और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोला जाता है। अब अपन इनके बारे में, कंप्लीट जो संख्या है इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे साथियों। हाँ तो साथियों चलते हैं अपनी पहली संख्या प्राकृत संख्या के बारे में, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या की क्या डेफिनेशन है? प्राकृत संख्या की डेफिनेशन है साथियों, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिनती की संख्या मतलब जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मार्कर, तो एक मार्कर एक मतलब गिनती की संख्या। चार पंखे, चार पंखे मतलब क्या है? गिनती है। मतलब कोई भी चीज जो नेचुरल है, 1, 2, 3, 4 जो नेचुरल स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, तो गिनती की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये जो गिनती की संख्या है साथियों ये क्या है? प्राकृत संख्या। तो याद रह जाएगी, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरी संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में एक चीज शामिल कर दो, गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या में क्या शामिल कर दो? जीरो शामिल कर दो। तो जैसे ही देखो ये गिनती की संख्या है जीरो, गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या शामिल कर दिया आपने? गिनती की संख्या में क्या शामिल कर दिया? क्या ऐड कर दिया? जीरो। जैसे ही गिनती की संख्या में आपने जीरो शामिल कर दिया, ये क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या हो गई? गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, जो कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है दोस्तों? अब चलते आगे अपनी नई संख्या पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या, जीरो मतलब शून्य तथा धनात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। वापस समझना, ऋणात्मक संख्याएं जीरो तथा धनात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं देखो, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जीरो। और धनात्मक संख्याएं
1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इस प्रकार। तो देखो, अगर अपन बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो अपना जो राइट हैंड है, अपना राइट हैंड, तो राइट हैंड की तरफ जो संख्या चलेगी वो कौन सी संख्या होगी? आपको जीरो के ऊपर खड़ा होना चाहिए और जीरो से चलना है राइट हैंड। अपना राइट हैंड धनात्मक संख्या है और लेफ्ट हैंड ऋणात्मक संख्या है। अपना राइट हैंड धनात्मक संख्या है, लेफ्ट हैंड ऋणात्मक संख्या है। तो 0 1 2 3 4 संख्या रेखा पर इस प्रकार चलेंगे, 0 1 2 3 4 यहां, और जीरो से इस तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। जनरली कितनी बार लगाया जाता है? 3 बार, इसलिए मैंने सब जगह देखो साथियों डॉट 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 कितनी बार लगाया? 3 बार लगाया साथियों। अच्छा, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट संख्या, सम संख्या के बारे में कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या कहलाती है सम संख्या। क्या कहलाती है? सम संख्या। तो बात करते हैं वही संख्या रेखा में, जीरो से राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो 2 4 6 8 10 इस प्रकार आगे कंटिन्यू चलेगा राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड अगर बाई तरफ अगर बढ़ोगे तो -2 -4 -6 इस प्रकार ये जो संख्या है वो क्या हो गई? सम संख्या हो गई। कई बार साथियों मेरे को क्लास में पूछा जाता है कि जीरो सम संख्या है विषम संख्या है, तो मैं आपको बता देता हूं जीरो जो है एक सम संख्या है। तो कारण बताइए गुरुजी। तो इसका कारण देखो, इसका क्या कारण है कि जीरो सम है या विषम संख्या है? तो देखो, जीरो सम संख्या एक तो नॉर्मली कारण ये आप समझ सकते हो कि देखो सारे जो नंबर है वो एकांतर क्रम में इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, 2 2 का अंतराल सब में है। देखो 2 2 का अंतराल अगर आप बढ़ते हुए क्रम में यहां से देखोगे 6 में से 2 कम करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में से 2 कम करोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 में से 2 कम करोगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 में 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और -2 में 2 कम करोगे -4 हो जाएगा। -4 में 2 कम करोगे कितना हो जाएगा? -6। बढ़ते क्रम में इस बात को समझ सकते हो कि -6 है, इसमें जैसे ही अपन ने 2 ऐड करे तो क्या हो गया? -4। -4 में जैसे ही अपन ने 2 ऐड करे क्या हो गया? -2। -2 में जैसे ही अपन ने 2 ऐड करे क्या बन गया? 0। मतलब 2 2 का अंतराल है ना यहाँ पर। अच्छा, 0 में जैसे ही अपन ने 2 ऐड करे 2 बन गया। 2 में जैसे ही अपन ने 2 ऐड करे 4 बन गया। 4 में जैसे ही अपन ने 2 ऐड करे क्या बन गया? 6। और ऐसे ही कंटिन्यू आगे संख्या बनती जाएगी। एक कारण तो हो गया साथियों ये। अच्छा, एक कारण और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कभी भी आप सम संख्या में सम संख्या अगर जोड़ो तो क्या बन जाती है बताओ? सम संख्या में कभी भी आप सम संख्या ऐड करते हो तो क्या बन जाती है? सम संख्या बन जाती है। सम संख्या में आप सम संख्या ऐड करते हो तो क्या बन जाती है? सम संख्या बन जाती है। तो अपन एक सम संख्या ले लेते हैं 2 और एक सम संख्या ले लेते हैं अपन 4। तो 2 और 4 सम संख्याओं को दोनों को जोड़ा क्या बन गया? 6 बन गया। अच्छा, अब अपन एक बार जीरो को भी यहाँ पर सम संख्या की जगह रखकर देखते हैं, देखिए क्या होता है। एक बार सम संख्या अपन ने वापस 2 ले लिया और फिर अपन दूसरी बार जब सम संख्या लेनी थी तो सम संख्या की जगह अपन ने क्या ले लिया? आपकी बार 0 ले लिया। तो सम संख्या और सम संख्या, सम संख्या और सम संख्या मिलाकर क्या हो गया? 2। और 2 भी एक क्या है कि सम संख्या। इस प्रकार एक रीजन ये है। अच्छा, आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हो कि कभी भी आप सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हो तो क्या आ जाएगी? सम संख्या में विषम संख्या अगर कभी भी आप जोड़ते हो तो क्या आ जाती है? हमेशा क्या आ जाती है? सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी यहाँ पर विषम संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विषम संख्या। चलो देखते इस बात को। सम संख्या जैसे कोई भी एक संख्या ले लो, सम संख्या जैसे आपने ले ली एक संख्या 4, सम संख्या 1। अच्छा, 4 में आप क्या जोड़ दो? 4 में एक विषम संख्या आप अपने मन से जोड़ दो, कोई भी विषम संख्या। जैसे अपन ने जोड़ दी यहाँ पर 5 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 5। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। तो 9 क्या है कि विषम संख्या। इसका मतलब सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? विषम संख्या आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, 0 को मानकर देखते हैं। चलो आप अगर 0 को यहाँ रख देते हो सम संख्या की जगह और विषम संख्या की जगह आप कोई भी एक संख्या रख लो, चलो 5 ही यहाँ पर वापस रखा हुआ है यहाँ पर। तो जैसे ही 0 में 5 जोड़ा तो क्या ये बात सत्य है क्या? 5 यानी सम में विषम जैसे ही जोड़ा आपने, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ आपको? विषम संख्या। इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अच्छा, और समझो इस बात को, अगर आपने गलती से 0 को विषम माना तो इस कॉन्सेप्ट में लगा के देखो आप 0 को।
अगर जीरो को आप विषम संख्या मान लेते हो तो विषम की जगह क्या मान लो आप, विषम की जगह अगर जीरो मानो आप और सम की जगह आप क्या लो, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जैसे 2, तो 2 और 0 क्या हो गया 2, और जो क्या है कि सम संख्या है। लेकिन आना क्या चाहिए था यहाँ पर, विषम संख्या आना चाहिए था ना, लेकिन आपने 2 निकाल के दिया है यहाँ पर जो क्या है सम संख्या है। इसलिए याद रखना कि जीरो को विषम संख्या की जगह नहीं रखना है, जीरो को विषम संख्या की जगह नहीं रखना है, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो एक क्या है सम संख्या है, जीरो क्या है कि सम संख्या है, याद रखना साथियों इस बात को। अच्छा, अब अपन एक लास्ट परिभाषा है जो बात कर लेते हैं अपन विषम संख्या की। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे -5 है, 2 का भाग जाता है कि -5 में पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब -5 का एक विषम संख्या है। जैसे -3 है एक विषम संख्या है, जैसे -1 है विषम संख्या है, जैसे 1 है विषम संख्या है, 3 5 7 ऐसे आगे कंटिन्यू बढ़ती जाएगी संख्या रेखा पर। दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या और बाईं तरफ नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या। ये बाईं और इस दिशा को क्या कहते हैं, बाईं दिशा, बाईं ओर चलने पर, और इस दिशा को क्या कहते हैं, दाईं ओर चलने पर। तो दाईं ओर चलने पर कैसे नंबर आने वाले हैं, पॉजिटिव नंबर आने वाले हैं, धनात्मक नंबर आने वाले हैं, और बाईं तरफ चलने पर ऋणात्मक संख्या। संख्या रेखा पर जब भी आप चलोगे दाईं तरफ तो धनात्मक संख्या है और बाईं तरफ तो ऋणात्मक संख्या है। यहां पर भी देखोगे 2-2 का अंतराल यहां पर आपको मिलता है। जैसे -5 यहाँ पर है तो -5 में आप क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे। जैसे ही -5 में 2 ऐड करे तो क्या प्राप्त हो गया आपको, -3, और -3 में जैसे ही आप 2 ऐड कर देते हो तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको, -1, और -1 में जैसे ही आप 2 ऐड कर देते हो तो क्या प्राप्त होता है आपको, +1, और 1 में जैसे ही आप 2 ऐड कर देते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है 3, और 3 में जैसे ही आप 2 ऐड कर देते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है साथियों 5, और 5 में जैसे ही 2 ऐड कर देते हो तो क्या प्राप्त होता है 7। इस प्रकार ये विषम संख्या हो जाती है कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे अगली संख्याओं के बारे में। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। लेकिन ये जानने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पार्ट किसकी है। तो अपन देखते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में वर्गीकरण में आपको बता दिया था संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसके पार्ट है, धनात्मक पूर्णांक के पार्ट है। तो बात कर लेते हैं अपन धनात्मक की। धनात्मक पूर्णांक के पार्ट है। तो धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं अपन। तो धनात्मक पूर्णांक के पार्ट कौन कौन से हुए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कौन कौन से हुए, भाज्य और अभाज्य। तो याद रखना कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 2 3 4 कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। क्योंकि जनरली विद्यालय में ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों द्वारा ये पूछा जाता है कि सर जीरो भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। तो साथियों ये पार्ट किसके है, धनात्मक पूर्णांक के पार्ट है। तो जीरो तो परिभाषा में ही शामिल नहीं है। देखो अब धनात्मक पूर्णांक स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो बताओ भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं में जीरो तो आया ही नहीं, इसलिए जीरो न तो भाज्य और न अभाज्य, ऑलरेडी बार हो गया ना वो। अच्छा, अब अपने बात करते हैं इसकी अभाज्य संख्या की परिभाषा के बारे में। तो जनरली आप अभाज्य संख्याओं की जो परिभाषा बुक में जो पढ़ते हो ये पढ़ते हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। यही पढ़ते हो आप। अच्छा, लेकिन आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो कि वे संख्याएं जिनके केवल कितने फैक्टर हो, 2 ही भाजक हो। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही भाजक हो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब होता है इसमें किस किस संख्या का भाग दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ आएगा 2। बात करते हैं अपन 2। तो 2 सबसे पहले तो 2 जो संख्या है, 2 जो संख्या है वो कैसी संख्या है कि अभाज्य संख्या है। क्योंकि कितने फैक्टर है इसके, कितने भाजक है, 2 भाजक है। 2 में किस किस संख्या का भाग दिया जा सकता है, तो 2 में 1 का भाग दिया जा सकता है, और किसका भाग दिया जा सकता है, 2 का भाग दिया जा सकता है। इस प्रकार इसके कितने फैक्टर हो गए,
इस प्रकार इसके 2 फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट संख्या 3 की। तो 3 के कितने फैक्टर है, तो बात करेंगे 3 के, 3 में एक तो 1 का भाग दिया जा सकता है, एक 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं तो 2 फैक्टर हो गए इसके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संख्या 5 की। तो 5 के फैक्टर कौन कौन से हुए हैं, 5 में किस किस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो 5 में एक तो 1 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, एक खुद 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इस प्रकार इसके भी कितने फैक्टर हो गए, इसके भी कितने भाजक हो गए, 2 भाजक हो गए। तो याद रखना इस बात को, वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही भाजक हो, केवल कितने भाजक हो बोलो, केवल 2 ही भाजक हो, क्या कहलाती है, वे संख्या क्या कहलाती है, वे संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अब अपन इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 2। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, 2 के अलावा, 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी हुई, 2। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखोगे 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, एक सम संख्या होता है, लेकिन 2 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 2 छोड़ देना है, 2 को छोड़कर 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, सम संख्या। कोई भी 2 संख्या लो, जैसे आप 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़कर जैसे 3 और 5, 2 संख्या आपने ली, फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 दोनों का योग करो, 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है, कि सम संख्या होता है, केवल किसको छोड़कर, केवल संख्या 2 को छोड़कर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसको सीधा याद रख सकते हो आप, 101। नेक्स्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी अगर नाम आए बड़ी अभाज्य संख्याओं का तो क्या याद रखोगे, 997 आप याद रख सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं अपने भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या क्या है, वही सीधा एक लाइन याद रख लेना आप, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक हो, जिसके कितने भाजक हो, 2 से ज्यादा भाजक हो, वे संख्या जिसके 2 से ज्यादा, 2 से अधिक भाजक को क्या कहलाती है, 2 से ज्यादा भाजक को क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 के कितने भाजक हुए, देखो 4 में किस किस संख्या का भाग दिया जा सकता है, 4 में 1 का भी भाग जा सकता है, 4 में 2 का भी भाग जा सकता है, 4 में 4 का भी भाग जा सकता है। इस प्रकार 4 के भाजक कितने हो गए, 4 में किस किस संख्या का भाग दिया जा सकता है, तो आप देखोगे 4 में 1 का भाग दिया जा सकता है, 2 का दिया जा सकता है, 4 का दिया जा सकता है। इसका मतलब 4 के कितने भाजक हो गए, 1 2 3 भाजक। और 3 भाजक मैंने क्या कहा अभी आपको, कि वे संख्या जिनके 2 से अधिक भाजक हो, 2 से ज्यादा भाजक हो, क्या कहलाती है, 2 से ज्यादा भाजक होने वाली संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अच्छा, बात करते हैं इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6। तो 6 के कितने भाजक हुए, तो 6 में भाग आप किस किस का दे सकते हो, एक तो भाग दे सकते हो आप 1 का, एक भाग दे सकते हो 2 का, एक 3 का, और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए साथियों। अच्छा, एक भाग दिया जा सकता है इसमें 6 का, तो कितने भाजक हो गए 6 के, तो आप देखोगे 6 के 4 भाजक हो गए, 6 के कुल कितने भाजक हो गए, 1 2 3 4, 4 भाजक, यानी 4 संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 8 9 10 11 12 15 16, इसमें भी आप देख सकते हो आराम से। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई, 4। याद रखने वाली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अच्छा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भी और भाज्य भी, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हुई, 9। याद रखना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी, 9। और याद है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोलोगे, बोलो वहां पर बेटे बेटे, 4। अच्छा,
अब बात करते हैं अपन एक स्पेशल नोट कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जिसके केवल दो फैक्टर हो वो तो क्या कहलाती है, अभाज्य, और दो से ज्यादा फैक्टर क्या कहलाती है, भाज्य। अब बात करते एक की, देखते कितने फैक्टर है इसके। तो देखो एक, तो एक के कितने फैक्टर हुए हैं, एक में किसका भाग दिया जा सकता है, केवल एक का ही इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। एक के अलावा बताओ किसका जाता है, नहीं ना। इसका मतलब एक का कितने फैक्टर हुए, एक ही फैक्टर हुआ। इसका मतलब एक ही फैक्टर, यहाँ पर कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर। और एक ही फैक्टर होने के कारण अपन क्या बोल देंगे, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है ना साथियों। अच्छा, हाँ तो अब बात करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q, वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो। वे संख्या जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा p व q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। p व q पूर्णांक हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस बात को उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे उदाहरण ले लिए 5/7। तो क्या 5/7 एक परिमेय संख्या है क्या? तो देखो ये रूल फॉलो कर रहा है क्या, वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो क्या 5/7 को p बट्टा q के रूप में लिखा, देखो 5 क्या है p और 7 किस रूप में है, q के रूप में। तो वे संख्या जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो 5/7 को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है क्या, बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा p व q पूर्णांक को, तो देखो आप p व q पूर्णांक है क्या, बिल्कुल p व q क्या है, पूर्णांक संख्या है। जहां q नॉट इक्वल टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि q नॉट इक्वल टू 0। अपने 7 को क्या माना था, q माना था। तो q नॉट इक्वल टू 0, q की जगह मतलब 7 की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही बाकी एग्जाम्पल में देखो आप 3/4, तो क्या p बट्टा q के रूप में, बिल्कुल है। p और q पूर्णांक है, बिल्कुल है। नेक्स्ट q नॉट इक्वल टू 0 मतलब बट्टे के अंदर 0 कभी नहीं होना चाहिए। जैसे यहां देखो p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर 0 अगर हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान ले इस एग्जाम्पल में 5/7 की जगह कि 7 की जगह मान लो क्या आ गया, 7 नहीं आकर क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या बन जाएगा 5/0, और 5/0 क्या हो गया, अपरिभाषित। क्या हो गया, 5/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, या अपन बोल सकते हैं इसको अनंत होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी, सीधी सी बात है। अच्छा, अपन बात करें 1/2, तो 1/2 भी क्या एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अपन बात करें एक, तो क्या एक को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो एक बट्टे में क्या लिख सकते हैं अपन, एक। तो 1/1 क्या हो गया, p बट्टा q का रूप हो गया। अच्छा, और p और q दोनों क्या है, एक और एक दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक और एक दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, p बट्टा q के रूप में है, पूर्णांक है, एकदम आसान है। अच्छा, अब बात करते हैं -1 की, तो इसको भी p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। और -1/1 क्या p बट्टा q के रूप की है, और -1 और 1 क्या पूर्णांक है, और एक की जगह 0 है क्या, नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी p बट्टा q के रूप में अपन लिख सकते हैं। इस प्रकार 0 भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं के अंदर दो बिंदु इसके अंदर स्पेशली आते हैं। वो दो बिंदु कौन से, एक तो स्थान दशमलव प्रसार और एक आता है अस्थान दशमलव प्रसार। अब तो लंबी लंबी परिभाषाओं को देखकर डरना नहीं है साथियों, एकदम आसान है। देखो कैसे, शांत दशमलव प्रसार मतलब जो दशमलव प्रसार है, रिपीटेशन जो है वो कैसा है, शांत। कैसा है, एकदम शांत है, स्थिर है एकदम। जैसे परिभाषा देखना, एक ऐसी परिमेय संख्या, एक ऐसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दिमाग में आती है क्या आ जाता है, p बट्टा q के रूप। तो एक ऐसी परिमेय संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो, किस रूप में हो, परिमेय संख्या, तो ऑब्वियसली p बट्टा q के रूप में तो होगी। तो एक ऐसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो तथा q के अभाज्य गुणनखंडन, q के अभाज्य गुणनखंडन। अब अपने को ये पता चल गया q क्या है, q बटे वाली चीज क्यों है, ये क्यों है सारी। तो q के अभाज्य गुणनखंडन, जैसे 2 के अभाज्य गुणनखंडन, 4 के अभाज्य गुणनखंडन और 5 के अभाज्य गुणनखंडन की बात ये कर रहा है। तो q के अभाज्य गुणनखंडन किस फॉर्म में होने चाहिए, q के अभाज्य गुणनखंडन
2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होनी चाहिए। 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होनी चाहिए है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक है। n और m क्या है? ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है? ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इस प्रकार की संख्या होगा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत। अपन उदाहरण से समझे, देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण अपने सामने 1/5, तो देखो ये रूल फॉलो कर रहा है क्या? पहली बात तो ये कह रहा है एक संख्या परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, तो क्या 1/5 p/q के रूप में है क्या? बिल्कुल है। तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंडन, क्यों क्या है यहाँ पर? क्यों क्या है यहाँ पर? 5। 5 के यहाँ पर क्यों है? क्यों क्या यहाँ पर? 5 है। अच्छा, तो आप देखोगे क्यों मतलब 5, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडन मतलब 5 के जो अभाज्य गुणनखंडन है, 5 के जो टुकड़े हैं वो क्या होने चाहिए? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होने चाहिए। देखो है क्या? तो क्या 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 1, ऐसा लिख सकता हूँ 5 को? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, याद रखना, ये किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो उसका मतलब कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो उसका मतलब कितना होता है? 1। तो यहाँ 2 की घात 0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। 1 गुणा 5 की घात 1 का मतलब क्या हो गया? 5। तो 1 इंटू 5 क्या हो गया? 5। इसका मतलब ये हुआ कि अपन 5 को इस रूप में लिख सकते हैं क्या? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। तो n और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो ये तो वैल्यू आई किसकी? n की 0, और m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 1। n की वैल्यू तो कितनी आ गई? 0। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और ये क्या कह रहा है आगे कि जहां n m क्या होने चाहिए? ऋणेतर पूर्णांक। क्या होने चाहिए? ऋणेतर पूर्णांक, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नहीं होने चाहिए ये कह रहा है। देखो नेगेटिव है क्या? अरे 0 और 1 नेगेटिव है क्या? बोलो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये बात क्या है? बिल्कुल सही बात है कि 1/5 क्या है? 1/5 का जो दशमलव प्रचार है वो क्या है? 7 दशमलव प्रचार। चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। जैसे 1/5 है तो अपन क्या काम करने वाले हैं? 1 में भाग देने वाले हैं 5 का। तो जैसे ही अपन 1 में भाग देंगे 5 का, कितना आ जाएगा? जैसे ही अपन 1 में भाग देंगे 5 का, कितना आ जाएगा? 0.20। क्या आ जाएगा? 0.20। इसका मतलब दशमलव के बाद में प्रसार जो इसका कैसा है? शांत है। रुक गया ना यहाँ पर? रुक गया मतलब शांत है। अच्छा, जैसे बात करते हैं 1/2 की, तो 1/2 देखो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.50। 0.50, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 1/2 को भी अपन किस रूप में लिख सकते हैं? 1/2 p/q के रूप में है। और क्यों, जहां पर क्यों क्या है? 2 है। क्यों क्या है? 2। तो 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? 2 को देखो ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 0 लिख सकते हैं अपन ऐसे इस प्रकार। क्योंकि देखो 2 की घात 1 का मतलब 2 इंटू 5 की घात 0 का मतलब 1, और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब 1/2 भी क्या है? 7 दशमलव प्रसार। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अच्छा, अब अपन बात करते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती हो रही है, आवर्ती मतलब रिपीटेशन हो रहा है। अशांत, अशांत मतलब शांत नहीं है, फिक्स नहीं है ना। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? एक ऐसी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q के अभाज्य गुणनखंडन, q के जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं होने चाहिए। अब की बार क्या कह रहा है कि जो q के अभाज्य गुणनखंडन जो है वो किस रूप में नहीं होने चाहिए? क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं होने चाहिए। केवल इन दो परिभाषाओं में एक शब्द का अंतर है, वो शब्द क्या है? नहीं, नोट। केवल नोट का अंतर है। इसमें तो कहा था कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन किस रूप में होने चाहिए? इसमें तो कहा था 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होने चाहिए अभाज्य गुणनखंडन, और इसमें कह रहा है कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में अभाज्य गुणनखंडन नहीं होने चाहिए। किसके? बताओ। क्योंकि किसके अभाज्य गुणनखंडन की बात कर रहा है? क्योंकि। तो देखो क्यों क्या है इसमें? 6 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडन की अभी बात करेंगे। आगे पढ़ो। जहां n m ऋणेतर पूर्णांक है, n m क्या है? ऋणेतर पूर्णांक
है। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। क्या है इस संख्या का दशमलव प्रसार? क्या है? अशांत आवर्ती। यहां भी ये बात कर रहे हैं कि एन और एम क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो कंडीशन डाल रही है अपने को। अच्छा, तो चलो देखते हैं। एक संख्या लेकर 1/6, यहाँ पर अपन एक संख्या ले ली, यहाँ पर 1/6। तो 1/6 में करो क्या? 1/6 p/q के रूप में। क्या देखो, देखे बिल्कुल p/q के रूप में। अच्छा, क्यों के अभाज्य गुणनखंडन करके देखो, देखे तो क्यों मतलब 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंडन करो, क्या होंगे? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो मुझे ये बताओ, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, ये क्या कह रहा है? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं होने चाहिए। तो 2 की घात 1 और 5 की घात m के रूप में है क्या ये? अरे नहीं है ना, ये कह रहा है नहीं होने चाहिए। क्या कह रहा है? नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो और आप इसमें एक तरीका और है इसका, कि भाग देकर भी आप चेक कर सकते हो कि 6 का आप इसमें भाग दो 1 में, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ये भी एक तरीका है इसको करने का। अच्छा, एक और एग्जांपल अपने दे रखा है यहाँ पर 1/3। तो 1/3 क्या है? p/q के रूप में है, बिल्कुल p/q के रूप में है। लेकिन कंडीशन एक ही है इसमें, क्या है कि q नॉट इक्वल टू, q की जगह क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2 की घात n और 5 की घात m। q की जगह क्या नहीं होना चाहिए? q के अभाज्य गुणनखंडन क्या नहीं होने चाहिए? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो यहाँ भी देखोगे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है। इसका मतलब 1/3 भी क्या है? 1/3 का भी दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आप भाग देकर भी इस बात को ट्राई कर सकते हो कि 1 में जब आप 3 का भाग दोगे साथियों, तो क्या आएगा? 0.33333। क्या आ रहा है? अशांत आवर्ती। मतलब रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? सेम चीज का। अगर फिक्स चीज की आवर्ती हो रही है, फिक्स चीज की आवर्ती हो रही है ना, अगर फिक्स चीज की, फिक्स संख्या की अगर आवर्ती हो रही है, तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब शांत नहीं है, प्रसार कैसा है? अशांत है, कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं लास्ट। लास्ट बात कर रहे हैं अपन अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सीधा सा है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर द रूट वाली संख्या जितनी भी है, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 5। लेकिन अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर द रूट 4 है, तो ये बताओ मेरे को, अंडर द रूट 4 जो है वो परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है? अंडर द रूट 4 का मतलब क्या होता है? अंडर द रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2। इसका मतलब 2 क्या है? इसका मतलब 2 तो क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर द रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो संख्या है अंडर द रूट के अंदर अभाज्य जो संख्याएं होती है, अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट 5, ये सारी संख्या कैसी है? ये अपरिमेय संख्या। इसके अलावा पाई, पाई भी क्या है? एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साथियों कि पाई क्या है? परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है? तो पाई क्या है? कि अपरिमेय संख्या। वही मैं एक आपको बात पूछ रहा हूँ, चलो मुझे एक बात बताओ कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे बताओ 22/7 क्या है? 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आप क्या कहोगे बताओ? तो 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या है साथी। बताऊं क्यों? इसका रीजन ये है कि पाई का मान 22/7 जो होता है, क्या बताओ? बिल्कुल नहीं होता है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, कंप्लीट 22/7 नहीं होता है पाई का मान। पाई तो एक ऐसा मान है जो कभी खत्म ही नहीं होता। पाई तो ऐसा मान है जो कभी खत्म होने वाली संख्या नहीं है। पाई का मान तो, पाई के लिए तो इतनी बड़ी किताब आती है साथियों, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले मान है। अच्छा, तो पाई का मान 22/7 है ना, लगभग अपन मानते हैं कि पाई का मान क्या है? 22/7, ताकि क्वेश्चनों को सोल्व कर सके। अच्छा, तो 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अच्छा, लास्ट अपन बात कर लेते हैं अब अशांत अनावर्ती दशमलव की। तो अशांत अनावर्ती, अशांत मतलब जो कभी शांत नहीं हो, जो हमेशा क्या हो? चलती रहे। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब कभी कुछ ही आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 10। संख्या मतलब इस प्रकार चल रही है, अनावर्ती। इसको कहते हैं अनावर्ती। आवर्ती का मतलब तो होता है, इसमें जैसे एक शब्द आया था अपने पास, इसमें शब्द आया था आवर्ती। आवर्ती का मतलब एक फिक्स अंतराल के बाद में क्या रिपीटेशन हो रहा है? 3 3 3 3। 1/3 का मतलब ये बताया था आपको, 0.3333। यहाँ बताया था आपको रिपीटेशन, इसको कहते हैं आवर्ती। और यहाँ हो रही अनावर्ती। अनावर्ती मतलब कभी तो
एक आ रहा है कभी जीरो, फिर एक आ रहा है, फिर डबल जीरो आ गया। देखो पहले एक आया था, फिर डबल जीरो, फिर एक आया ट्रिपल जीरो। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये संख्या होगी अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत मतलब जो कभी शांत नहीं, ये चलेगी कंटिन्यू, ये हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बोर्ड खत्म हो जाएगा लेकिन ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी साथियों। अच्छा, आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत आसान, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे लास्ट, कल की क्लास में अपन क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।